हेलो गाइज, गुड इवनिंग। माई सेल्फ महावीर कहार एस फ्रॉम SPGMS नैनवा। आज हम देखो हमारी जो लाइव क्लास है उसमें फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। आपने हमारी जो सभी लाइव क्लास थी पिछली जो अटेंड की होगी उनमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं और फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं, उनमें से हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये टेंस किसके लिए काम आता है। देखो, ऐसे एक्शंस जो आने वाले समय में होने हैं उनके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। ऐसे एक्शंस में लिखिए बता रहा हूँ, वह मेरी सहायता करेगा, मेरी सहायता करेगा। अब देखो, अभी तक तो की नहीं है, अब करेगा, तो यानी आने वाले समय में होने वाली कोई एक्शन है, उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, हमें एक चीज़ समझनी होगी। इस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास में जो मॉडल हैं हम उनका यूज करेंगे। उनमें से सेल, हमारे पास में 2 मॉडल हैं, सेल और विल। इन दोनों का प्रयोग करेंगे और इनके बाद में या सभी मॉडल के बाद में V1 आती हैं, ये हम सब जानते हैं। ये तो हमारे पास में इसका एक स्ट्रक्चर बना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना। वो देखो क्या बना, स्ट्रक्चर क्या बना। पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में सेल या विल में से एक लिखेंगे और फिर V1, हमेशा ही V1 आएगी। फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स, यानी OW से आप ये समझिए कि अदर वर्ड्स जो आने वाले सब सेंटेंस के दूसरे पार्ट हैं। ये हमारे पास में सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। देखो, आपको एक बात याद रखनी होगी, इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करते थे उनके नंबर को देखते थे, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमें उस चीज़ को नहीं देखना है, यहाँ हमें पर्सन को देखना है, यानी कौन सा पर्सन है। आई मीन मेरे कहने का अर्थ है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो इन चीज़ को देख कर हम सेल और विल का यूज करेंगे। आप इसे नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। शायद आपने नोट कर लिया होगा। पहले हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, फिर इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या ही है। अब ही के साथ में हम आगे अभी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर विल आएगा, ही विल। देखो, वर्ब क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें वर्ब पर जाना पड़ेगा। हेल्प वर्ब है और हेल्प है, सॉरी हेल्प, और यहाँ पर हम मी लिखेंगे। ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। तो इस तरह से हमें क्या है, इस टेंस को हमने एक चीज़ सीखी कि सब्जेक्ट के साथ में सेल और विल का प्रयोग होगा और V1 आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। और सेल और विल के बाद में हमेशा कभी भी आप सभी मॉडल्स के बाद में हमेशा आपको V1 का यूज करना पड़ेगा। V1 से मेरे करने का अर्थ है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इस चीज़ को आपने समझा। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास में पर्सन सेल और विल का प्रयोग किन के साथ में करते हैं, यानी सेल का प्रयोग कहाँ होगा और विल का प्रयोग कहाँ होगा। देखो, आपको मैं एक चीज़ समझाऊं, हमारे पास में 3 पर्सन हैं। उनमें से क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, केवल फर्स्ट पर्सन है, आई मीन आई और वी हैं हमारे पास में, अगर सब्जेक्ट, ये समझिए सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके साथ में क्या करना पड़ेगा, सेल का यूज करना पड़ेगा। और यदि हमारे पास में सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन है, सेकंड या थर्ड पर्सन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल का यूज करना पड़ेगा। हम ऐसी इस तरह की बात है जनरल फ्यूचर में करते हैं। अब देखो, कभी कभी आपने पढ़ा होगा आई के साथ में विल भी आता है, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। इसका देखा सीधा सा अर्थ हुआ
मैं उसकी सहायता निश्चित रूप से करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता निश्चित रूप से करूँगा। तो आई के साथ में विल आया है। हम इसको यहाँ पर जो विल आया आई के साथ में, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। यानी इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंपल्सन होता है, यानी कि मैंडेटरी होता है। ऐसा एक काम समझिए, जो वर्ब इसके बाद होने वाली है वो बहुत ही ज़रूरी है, कंपल्सन है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, उल्टा चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का यूज कर रहे थे और सब अदर्स जो सब्जेक्ट थे हमारे उनके साथ में विल का यूज कर रहे थे। लेकिन यदि आई के साथ में उन्हें विल लिखा तो ये भी हमारी जो इंग्लिश है उसको एक्सेप्ट करती हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कंपल्सन की का सेंस देगा ये, यानी कि ऐसा उसके लिए करना ज़रूरी है। देखो इस चीज़ को समझे होंगे आप, सेल का प्रयोग कब करना है, आई और वी के साथ करना है, और विल का प्रयोग कब करना है। अदर सब्जेक्ट्स चाहे कोई से भी नंबर के हो उनके साथ में विल का प्रयोग करेंगे। अगर कभी इनको इंटरचेंज कर दिया जाता है तब क्या होता है कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में यूज हुए हैं, और इनमें क्या होता है उस कंडीशन में इनके मीनिंग में थोड़ा सा चेंज होता है, और इनको यानी कि कंपल्सन का भाव होता है, ऐसा करना जरूरी है। यानी आई विल हेल्प यू, इसका अर्थ हुआ मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। ओके, अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, तब तक आप इनको नोट कीजिए। एक और सेंटेंस लेकर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सी विल कम एट 5 o'clock। इस सेंटेंस को हम समझते हैं। देखो सीधा सा इसका अर्थ हुआ कि वह 5 बजे आएगी, यानी ऐसा एक्शंस हैं इस सेंटेंस के अंदर, कम आना, जो हमें ये चीज़ को बताता है कि यह आने वाले समय में यानी फ्यूचर टाइम में होगा। तो देखो आप यहाँ पर सी कौन सा पर्सन था हमारा, सी कौन सा पर्सन था हमारा, बोलो देखिए मुझे बताओ। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ मैं, आई व वी, करेक्ट। सेकंड पर्सन में यू, और ही सी इट दे, और एनी नेम या जो भी थर्ड पर्सन होता है हमारा वो सब क्या होता है थर्ड पर्सन में आते हैं। और सी हम नंबर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। सी के साथ में देखो मैंने कहा था आई व वी के साथ में, आई मीन फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल आएगा, और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में विल का यूज करेंगे। तो सी के साथ में हमने विल का यूज किया। यहाँ पर कम हमारी V1 है, और 5 o'clock ये हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है जो हमें ये बताएगा कि ये एक्शन फ्यूचर में होगा। देखो इस चीज़ को सबसे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं, ये पता करने की कोशिश की कि कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हैं जिसने हमें बताया कि ये कार्य फ्यूचर में होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर विल का यूज हुआ है, सेल और विल का, यानी सभी मॉडल्स, या समझिए आप सेल और विल याद कीजिए, याद रखिए अभी, सेल और विल का प्रयोग हम जब भी जनरल फ्यूचर में करते हैं यानी मॉडल के रूप में, तो वो क्या करते हैं फ्यूचर टाइम को बताते हैं। अगर इसी सेंटेंस को देखो, यहाँ पर बहुत सारी हमारी गाइड्स होती हैं या बुक्स होती हैं, उनमें लिखा रहता है कि मॉडर्न ग्रामर में फ्यूचर टेंस नहीं होता। उसका मैं रीज़न धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, शायद होता है नहीं होता है, आप पता कर लोगे। देखो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे कहने का अर्थ है कि फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग, या समझिए फ्यूचर टाइम को बताने के लिए, मेरे साथ लिखिए आप, फ्यूचर टाइम को बताने के लिए हैव टू का बी यूज कर सकते हैं, यानी हैव टू और हैज़ टू का यूज भी कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप या समझने की कोशिश कीजिए कि ये कार्य अभी हुआ या अब होगा। ये कार्य अब होगा। अब होने का मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी हैज़ टू कम एट 5 o'clock, उसे 5 बजे आना है। हिंदी में अर्थ हुआ उसे 5 बजे आना है। सही बात है, उसे 5 बजे आना है। तो देखो ये जो वर्ब हैं ये वापस फिर फ्यूचर टाइम बता रही हैं, उसे 5 बजे आना है, मुझे घर कार्य करना है,
आई हैव टू डू होमवर्क, मुझे घर कार्य करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसका एग्जिस्टेंस हमने इस तरह से ख़त्म कर दिया। ये समझिए आप, फ्यूचर है यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनेट है, लेकिन हमने इस सेंटेंस को ऐसे लिखकर इसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। क्या इस तरह से दूसरे टेंस में होता था? नहीं, ऐसा किसी दूसरे टेंस में होता नहीं है। यहाँ हमने इसको फिनिश कर दिया। और तो इसका रीज़न हुआ कि जो चीज़ कमज़ोर है या जो होती नहीं है उसको हम मिटा सकते हैं। समझ में आएगी बात आपकी? देखो समझो, यहाँ हमने इस सेंटेंस को ऐसे लिखकर इसके मीनिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए, उसका सेंस क्या है ये समझ में आना चाहिए। कोई भी स्पीकर हो या लिसनर हो या कोई भी रीडर हो, उसके ये समझ में आना चाहिए कि ये स्पीकर क्या बोलना चाहता था। देखो दोनों के डिफरेंस में दोनों में के अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं आया, मीनिंग में कोई चेंज नहीं यहाँ पर। तो जो चीज़ कमज़ोर होती हैं या जो होती नहीं है उसको हम इरेज कर सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनेट का एग्जिस्टेंस हमारी मॉडर्न ग्रामर है वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वो मानती है कि हम इसको बदल सकते हैं। इसलिए फ्यूचर इंडेफिनेट या पूरा फ्यूचर टेंस नहीं होता है। उसके लिए हम इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब चलो साहब, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, बस जाने वाली हैं। हमने एक और सेंटेंस लिखा, बस जाने वाली हैं। अब सोचिए यहाँ पर पहली बात तो जो ये सेंटेंस है ये हमें फ्यूचर टाइम बता रहा है। समझ में आएगी बात है आपके? ये सेंटेंस में फ्यूचर टाइम बता रहा है। अब बताइए यहाँ पर कौन सी वर्ब हो रही है? सोचो कौन सी वर्ब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर वर्ब जाना नहीं है। अगर बस जाने वाली है, अभी तो खड़ी है, इसका सीधा सा अर्थ हुआ तो हमें सीधी सी बात यह कि गो ऐसी वर्ब है जो अभी नहीं हुई है, अब होने वाली है, यानी अब होने वाली है। इसका अर्थ वो क्या हुआ कि यहाँ पर जो वर्ब है वो बी है हमारे पास में। तो कैसे लिखेंगे? द बस इज। और जब भी हम एक वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब लिखते हैं तो क्या करते हैं? टू इन्फिनिटिव बना देते हैं। तो टू गो, द बस इज टू गो। अब इसके आगे अगर हमें कुछ लिखना हो, नाउ, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ देखिए आप, फिर हमने क्या किया, फ्यूचर जो टाइम वाली जो एक्शंस थे उनको फिर वापस प्रेजेंट में ले आए और ये भी प्रेजेंट में आ गया। तो प्रेजेंट सिंपल में ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो जो चीज़ कमज़ोर होती हैं या जो होती नहीं है हम उसको समाप्त कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर को हम टेंस से नहीं मानते हैं। आप इस चीज़ को समझे होंगे। और फिर से मेरी बात को रिपीट करता हूँ मैं। देखिए हम यहाँ पर मॉडल का यूज करते हैं, सेल और विल का। सेल फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा, आई और वी के साथ में सेल आएगा, और सभी अदर सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज करेंगे। यदि हमने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया, यानी कभी कभी अगर आई के साथ में विल लिख दिया तो वह सही है, लेकिन वहाँ पर उसका जो यूज है मॉडल के रूप में हुआ है, वहाँ पर उसका अगर हम मीनिंग निकालना है, उसका सेंस समझना है, तो उसमें कंपल्सन का सेंस निकलता है। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि वहाँ पर जरूरी होना, ऐसा अर्थ निकलता है। इनको हम यहाँ पर सेल का यूज कर सकते हैं। तो ये सेल का यूज होगा तब मॉडल बनेगा। और सारे फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम दूसरे टेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये लिखा गया, यहाँ पर ये लिखा गया, सी हैज़ टू कम एट 5 o'clock। और इस वाली जो फ्यूचर का क्या एक्शन था जो आने वाले समय में होने वाला था, उसको हमने इस टेंस में लिखा। इन दोनों का टेंस प्रेजेंट सिंपल है। ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक और सेंटेंस हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रोगी मरने वाला है या मरने जा रहा है। देखो यह समझिए आप, रोगी अभी नहीं मरा है, अब मरने वाला है, यानी मरने जा रहा है। तो द पेशेंट मैं दो तरह से लिख के बता रहा हूं आपको, विल डाई सून। क्या आपने हिंदी से थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैंने यहाँ पर शीघ्र नहीं लिखा लेकिन सून लिख दिया। आप समझो यहाँ पर द पेशेंट विल डाई सून, रोगी शीघ्र मरेगा, मरने वाला है। ठीक है साहब, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ,
द पेशेंट इज टू डाई सून। चलो हम इसको साथ में लेते हैं। बताइए मीनिंग में चेंज हुआ क्या, या इसको देखिए आप, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, ये सारे के सारे सही हैं। इस तरह से हम सभी को सही मानेंगे और हमारी जो मॉडर्न ग्रामर है इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो ये चीज़ आपके समझ में आई कि जो फ्यूचर में होने वाली जो एक्शंस हैं उनके लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। और फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, सेल और विल के साथ में V1 का यूज करना पड़ता है। ये समझिए आप सभी मॉडल के ठीक बाद, जस्ट बाद में V1 ही आएगी। इनको अगर हम इंटरचेंज करके यूज करते हैं तो उसमें इनका यूज मॉडल के एज ए मॉडल होता है, वहाँ पर इनमें मीनिंग है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है और उसमें कंपल्सन का सेंस निकल कर आता है। दूसरी बात हमने सीखी कि हम सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को दूसरे टेंस में भी, आई मीन प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज कर सकते हैं। हमने इसको प्रेजेंट सिंपल में चेंज होते हुए देखा और सेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इस चीज़ को हम समझ गए होंगे कि विल की जगह पर हम इज टू डाई कर सकते हैं, यानी विल डाई की जगह पर, और विल डाई की जगह पर इज अबाउट टू डाई कर सकते हैं। मीनिंग एक जैसा है। ठीक है साहब। अब हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फ्यूचर सिंपल के कोई भी सेंटेंस है उनको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी लिख सकते हैं क्या, और कैसे लिखेंगे। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। आपने इन सब के अर्थ निकालने होंगे, सारे के सारे अर्थ बराबर हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं आया, वैसे ही हैं जैसे कि फ्यूचर सिंपल में लिखे गए थे। अब देखो हम फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करके उसके सेंस पर चर्चा करते हैं। देखिए, माय अंकल विल बाई अ कार, इसका सीधा सा अर्थ हुआ मेरे चाचा कार खरीदेंगे। ठीक है साहब। इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया, माय अंकल इज गोइंग टू बाई अ कार। बताइए कोई इफेक्ट पड़ा क्या, मेरे चाचा एक कार खरीदने जा रहे हैं। बात एक ही है, फ्यूचर में होने वाली वर्ब की बात कर रहे हैं अपन, ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो इन फ्यूचर टाइम में होगा। तो इस तरह से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। आपने ये चीज़ समझी। अब हम इसके जो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो, जब भी हमारे पास में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सेल होगा या विल होगा, और हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई हैं तो उसके आगे नोट जोड़कर फिर वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लिखकर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सेल या विल में से एक होगी, ठीक, उसके बाद में नोट जोड़ेंगे और फिर V1 तो आनी है क्योंकि सेल और विल के साथ में V1 आती हैं, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लिखकर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेंगे। यदि हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे अपन, सेल और विल को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स लिखकर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, इस बात को समझिए आप। अब देखो, हम मेरी जो पिछली 2 लाइव क्लास थी उनमें हमने इस चीज़ की चर्चा की थी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को कौन से क्वेश्चन बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्यों, जिन क्वेश्चंस के आंसर येस या नो में हो उनको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन से बोलते हैं। इस चीज़ को आप समझे होंगे, ये कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं इस चीज़ को समझ गए अपन। अब देखते हैं इस टेंस का यूज, यानी हमारे एग्जाम्स से रिलेटेड कौन कौन से यूज होते हैं, यानी किस तरह से ये हमारे लिए एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, उनको सोल्व करने का हमारे पास में कौन सा तरीका होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हमें ये बताते हैं
कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस होना चाहिए या फ्यूचर सिंपल टेंस होना चाहिए। इसके बाद में हम इसके एडवर्ब्स लिखकर समझने की कोशिश करेंगे, आप इसे तब तक नोट कीजिए। इसके एडवर्ब्स के साथ में देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, और यहाँ पर हमारे ऐसे एडवर्ब्स है जो फ्यूचर टाइम को बताते हैं। द नेक्स्ट मंथ है, टुमारो है, द फॉलोइंग डे है, डे मंथ ईयर कुछ भी हो सकता है। इन फ्यूचर है, दिस ईयर और दिस समर कोई सी भी हो, दिस मंथ दिस ईयर ऐसे वर्ड्स भी क्या करते हैं हमें फ्यूचर टाइम में बताते हैं। अब देखो ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। देखो आप इनको ध्यान रखेंगे, अपन इनको याद रखेंगे जहाँ पर ये आएंगे फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे। देखो द पुलिस स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर। अब देखो यहाँ पर हमें जो बी वर्ब है इसको भरना है। इन फ्यूचर ने मैं बताया, अर्थ करके देख लो आप, ये इसका सेंस समझने की कोशिश करो कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और वैसे ही जहाँ पर भी आएगा ये फ्यूचर की ही बात करेगा, यानी फ्यूचर सिंपल ही आएगा। अब देखो द पुलिस, अब पुलिस के साथ में विल का यूज करना है सेल का, बताओ आप। तो वैसे जनरल फ्यूचर में मैं क्या करना है, विल का प्रयोग करना है, और आप यहाँ सेल का यूज भी कर सकते हो, लेकिन आप तब तक मत करना जब तक आपके सामने सेंस क्लियर नहीं हो। तो विल बी, इसकी V1 तो बी होती है। ओके साहब। ही बेक माई अमाउंट द नेक्स्ट मंथ। देखो यहाँ पे है हमारे पास में V1 ब्रैकेट्स में लिखी हुई है। हम क्या करेंगे यहाँ पर ये समझेंगे कि नेक्स्ट मंथ ने हमें ये बताया कि फ्यूचर सिंपल है, और ही हमारा सब्जेक्ट है, इसने हमें ये बताया कि इसके साथ में विल आना चाहिए, तो विल पे। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दिस समर ने हमें ये बताया कि फ्यूचर सिंपल है, और वी ने हमें ये बताया कि यहाँ पर सेल आएगा, सेल विजिट, और हम इस चीज़ को जानते हैं कि विल या सेल के ठीक बाद में V1 आएगी, तो V1 लिख देंगे। सी फॉर जर्नी टुमारो ऐसा वर्ड है जिसने हमें ये बताया कि फ्यूचर सिंपल है, और हमारे पास में यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट लीव। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि सेंटेंस है, नेगेटिव बनेगा, तो सी के साथ में क्या आएगा, विल नॉट लीव। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ही टू द सिनेमा टुमारो, तो टुमारो वर्ड ने हमें बताया फ्यूचर सिंपल है, और ही ने हमें ये बताया कि यहाँ पर विल आएगा, तो विल गो। इस तरह से देखो हम इन सारे एडवर्ब्स को याद रखते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सही प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर आपने वो याद रखे तो गलती होने की संभावना कम है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं, जो हमें बताते हैं कि फ्यूचर सिंपल की बात की जा रही है। अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारी जो CBSE 10th क्लास में जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। आप सभी जानते हो स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये 10 से रिलेटेड स्पोर्टिंग एरर्स कौन कौन से बन सकते हैं, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले सेल और विल के साथ में V1 आएगी। यहाँ पर आपसे गलती करवा देंगे, वह V1 की जगह पर सेकंड फॉर्म भर दे या सेकंड फॉर्म लिख दे, और आपसे कहे कि इसमें एरर बताइए, तो आप कोई बात याद रखनी है कि सभी मॉडल के साथ में सेल और विल के साथ में अभी हमने सीख रहे हैं V1 का यूज होगा। दूसरी बात, इसके नोट का यूज गलत जगह कर सकते हैं, तो हमें पता है कि सेल और विल के ठीक जस्ट बाद में नोट आएगा। और भी दूसरी कुछ एरर्स बना सकते हैं आपके लिए, तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, यानी कि मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, उन सभी सेंटेंस में भी आपके सामने कोई ना कोई एरर होगा हर सेंटेंस में, यानी कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक होगी, उसको हम फाइंड आउट करेंगे और फिर कोशिश करेंगे सही करने की। ओके, देखो CBSE बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हमारे 10th के, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्टिंग एरर्स वाले, और RBSE क्लास
12th इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर होता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं। हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इन सेंटेंस में कहीं ना कोई एरर्स हैं और उसको हमें करेक्ट करना है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग एरर्स। इनके एरर्स को करेक्ट करने के बाद में सेंटेंस को फिर से लिखिए। देखो हमने इस चीज़ को समझा है कि यहाँ टुमारो लिखा हुआ है। पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे पहले अपन। शी विल राइट्स अ नोवेल टुमारो। यहाँ पर टुमारो लिखा हुआ है तो टुमारो में क्या बताता है, फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, सेल और विल के साथ में V1 का यूज होगा। तो देखो सेल और विल में से यहाँ पर सी के साथ में विल तो आया है लेकिन V1 कहाँ आया, तो यहाँ क्या होगा, ये गलती हो जाएगी। यहाँ क्या आएगा, यहाँ केवल राइट ही आएगा। यानी इसमें राइट्स हम गलत लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी V1 आएगी, केवल V1। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी गलती थी, ये गलती थी, इसको हमें इस तरह से सही किया। अब देखो यहाँ हम एक चीज़ समझते हैं, सबसे जो मेन यूज है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, या जो फ्यूचर सिंपल किस प्रकार से यूजफुल है हमारे एग्जाम्स के लिए, वो इन दोनों सेंटेंस से हम क्लियर करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। वैसे इनको हम कंडीशनल क्लोज वाले जो यूनिट है हमारी चैप्टर हैं उसमें पढ़ेंगे। जो हमारी इनको हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कंडीशनल क्लोज के नाम से पढ़ेंगे, जो क्लोज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आपने इस चीज़ को समझा होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। देखो सुनिए, कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लोज होती हैं या 2 से अधिक हो सकती हैं, लेकिन आप 2 क्लोज समझिए। पहले मैं समझाऊँ क्लोज क्या होती हैं। क्लोज सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसमें वर्ब तो होती है लेकिन उसका मीनिंग पूरी तरह से किसी दूसरी क्लोज पर डिपेंड होता है और आपस में 2 क्लोज जुड़कर एक सेंटेंस बनाती हैं। देखो क्लोज 2 प्रकार की होती हैं। एक तो प्रिंसिपल क्लोज, उसी को हम मेन क्लोज बोल सकते हैं। एक दूसरी होती है सब ऑर्डिनेट क्लोज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं। अब समझो आप, यहाँ पर कौन सी तो प्रिंसिपल क्लोज है, कौन सी सब ऑर्डिनेट क्लोज है। आपको सीधी भाषा में बता रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से जिस क्लोज के आगे कुछ जुड़ जाएगा, समझ रहे हो ना आप। देखो इस वाली क्लोज के कुछ लिखा गया, क्या लिखा गया, इफ़ हो सकता है, यहाँ पर वेन हो, और भी कुछ हो सकता है। यानी जिस क्लोज के आगे कुछ लिखा जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिस क्लोज के आगे आप कुछ ना कुछ जोड़ रहे हो वह क्लोज सब ऑर्डिनेट क्लोज होगी और दूसरी जो बची वो मेन क्लोज होगी। अंडरस्टूड? ठीक है साहब। हमारी कंडीशनल सेंटेंस हमें एक चीज़ सिखाता है कि जो आपकी सब ऑर्डिनेट क्लोज हैं, फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या बात सिखाती है हमें, उनके नाम वगैरह मैं सब बताऊंगा किसको किस नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको केवल एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि उनकी जो फर्स्ट टाइप होती है उसमें क्या होता है, यानी सब ऑर्डिनेट, यानी इफ़ वाली क्लोज में, इसको इफ़ वाली क्लोज ही बोलते हैं। इफ़ वाली क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए, तो मेन क्लोज में या दूसरी क्लोज में फ्यूचर सिंपल होना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशनल क्लोज की जो फर्स्ट टाइप है वो हमें क्या सिखाती हैं, इफ़ वाली क्लोज में, मेरे साथ बोलिए, इफ़ वाली क्लोज में या सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए, जबकि उसके दूसरी वाली क्लोज में प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल होना चाहिए। वापस समझो, सबऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर सिंपल गलत होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट सिंपल होता है और इसमें फ्यूचर सिंपल होता है। तो यहाँ क्या देखो, यहाँ क्या हुआ, इन्होंने गलत लिख दिया, उल्टा। अब मैं सेकंड सेंटेंस को करेक्ट करके फिर से लिख रहा हूँ, ये सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो वी क्या होना चाहिए, देखो अब वापस समझिए। मैंने कहा कि इफ़ वाली क्लोज में तो प्रेजेंट सिंपल होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। तो वी सेल सर्व, हम इनको देखो जब भी पढ़ते हैं लिखते हैं समझ नहीं पाते क्या करते हैं, अब आप समझेंगे थोड़ा बहुत। वी सेल सर्व यू इफ़, अब क्या लिखूँ मैं, यू के साथ में कम आएगा, ये V1 की यू के साथ में V1 आएगी। इस तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। सीधे सी भाषा में यानी ये इस तरह का जो यूज हुआ था वो यहाँ होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए। यहाँ पर ये
एरर्स लिखे हुए थे। अब देखो सुनो, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा लिख दिया, लेकिन यहाँ तो यूज गलत हुआ ना, तो ये तो गलती हुई ना। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, उसको सही करने के लिए आई सेल टीच यू इफ यू कम। देखो इस तरह से हमें इस बात को याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको इस कंडीशनल क्लोज से मैंने इसको जोड़कर क्यों बताया, क्योंकि फ्यूचर सिंपल से रिलेटेड जो एरर्स बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। वैसे हम इस पूरी कंडीशनल क्लोज को अलग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैंने बताया कि इस तरह से भी हमारे एरर्स आते हैं। तो हम इनको सुधारने के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इफ़ वाली क्लोज है उसमें प्रेजेंट सिंपल होगा, और इफ़ के साथ में कोई दूसरी क्लोज आई है प्रेजेंट सिंपल होगा, और इफ़ के साथ में दूसरी क्लोज आई है उसमें फ्यूचर सिंपल होगा। आप इस चीज़ को समझ गए? थैंक्स। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं अपन। अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं हम, फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस में होता क्या है, इसको समझेंगे अपन। हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में, फ्यूचर सिंपल के बारे में सारी जानकारी ली है, फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये कब होता है इसका यूज, और इसमें क्या क्या होता है। हम ये देखते हैं, देखो सुनो, जो कार्य फ्यूचर टाइम में लगातार कंटिन्यू होने की संभावना हो। मैं संभावना शब्द जानबूझकर लिख रहा हूँ, ऐसा हम ऐसा मानते हैं कि जो कार्य फ्यूचर में लगातार होने की संभावना हो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करते हैं। दूसरी बात याद रखिए आप, यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, या तो सेल बी या विल बी। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेल बी यानी सेल कब आएगा और विल कब आएगा। जहाँ सेल आएगा वह पहले जहाँ सेल आता था वहाँ पर अब विल भी सेल भी आएगा, और जहाँ पहले विल आता था वहाँ पर विल भी आएगा। अब वर्ब में क्या होगा, देखो सीधी बात समझिए, कंटिन्यूस है तो V1 प्लस ING की डिमांड करेगा, तो V1 प्लस ING इसके साथ में हम यूज करेंगे। अब आपको एक सेंटेंस लिखकर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, वह कल मुझसे मिलेगी। अब बताइए, अभी क्या ये देखो मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखकर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। वह कल सुबह क्रिकेट खेलता रहेगा। अब देखो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कल सुबह एक लड़का है क्रिकेट खेलता रहेगा, तो कैसे लिखेंगे, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। इस तरह से हम देखो हमारे पास एक चीज़ समझिए। देखो टुमारो ने हमें बताया कि फ्यूचर की बात कर रहा है, और मॉर्निंग सुबह तो उसके साथ जुड़ा हुआ है कल सुबह से, यानी कल सुबह क्रिकेट खेल रहा होगा। इस तरह से हमें इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखो वह मेरी सहायता कर रहा होगा। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ जोड़ता हूँ, वह कल आगे जोड़ देता हूँ, कल वह मेरी सहायता कर रहा होगा। इस तरह से दो सेंटेंस हुए हमारे सामने, इसको समझो आप और इसको समझिए आप। यहाँ क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है कि
कल यानी कि इन फ्यूचर ऐसा कार्य हो रहा होगा, यानी होने की संभावना। मैंने कहा बताया आपको, जो एक्शन फ्यूचर में लगातार होने की संभावना हो, यानी जिस एक्शन को फ्यूचर में लगातार होने की संभावना हो वहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करते हैं। इसके साथ में सेल बी और विल बी का यूज होता है और V1 प्लस ING आती हैं। तो देखो, ही विल बी हेल्पिंग मी टुमारो। ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ इसका। अगर मैं इसी को इसका नेगेटिव बना देते तो यहाँ लिखेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था पिछले मेरी जो लाइव क्लास थी, यानी पेयर वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनमें क्या होता है, दोनों के बीच में, यानी ये दोनों के बीच में नोट का यूज करेंगे। और जब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेल और विल को आगे ले आएंगे। अब देखो, इसके साथ में हम एक चीज़ और समझते हैं, हमारे जो एग्जाम्स में इस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और इसके एडवर्ब्स क्या होते हैं, पहले इस चीज़ को समझते हैं अपन। देखो, मैं इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इसको। इसके एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं, सीधी सी बात है। देखो, जो एडवर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो एडवर्ब्स हैं उनके साथ में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जुड़ा होगा, यानी फ्यूचर टाइम बताने वाले शब्द जुड़े होंगे, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूस में चला जाएगा। सुनो देखिए, अगर मैं ऐसा कहूँ कि एट दिस टाइम किस टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो यहाँ टुमारो प्लस कर दिया। अब किसका हो गया बताओ आप, फ्यूचर कंटिन्यूस का। देखो, इन दीज डेज नेक्स्ट ईयर। अब बताइए, देखो, इन दीज डेज या दिस डेज किस टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, लेकिन नेक्स्ट ईयर किसका हुआ बताइए। अब नेक्स्ट ईयर फ्यूचर का हुआ तो किसका बन गया, दोनों को मिलाकर किसका बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूस का। देखो, आप इस चीज़ को समझे होंगे कि जो एडवर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं, अगर उनके साथ में फ्यूचर टाइम को बताने वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वहाँ पर उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस मानेंगे। क्लियर हुई पूरी बात। अब इन दोनों को आप लिखिए, इन दोनों के साथ में उन सबको भी याद रखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं और उनके साथ में अगर फ्यूचर टाइम को बताने वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं तो हमें क्या करना है, उस टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस मानना है। अब देखो, मैं एक सेंटेंस में वर्ब को भरकर देखता हूँ। देखो, माई फ्रेंड ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक आ गया मान लीजिए, माई फ्रेंड ब्लैंक प्रीपेयर को बढ़ना है में प्रीपेयर IAS इन दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर को आपको नज़र नहीं आएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट ईयर। इस तरह से मैंने पूरा सेंटेंस लिखा, दो आप समझने की कोशिश करना। माय फ्रेंड ब्लैंक प्रिपेयर IAS, यानी IAS के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इन दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। आप देखो, इन दिस टाइम कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, और नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो नेक्स्ट ईयर कहाँ चला गया, फ्यूचर कंटिन्यूस में। दोनों को फ्यूचर में दोनों को प्लस किया, फ्यूचर कंटिन्यूस बन गया। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ, इन दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान करवाता है और नेक्स्ट ईयर फ्यूचर की पहचान करवाता है। दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस को और फ्यूचर टाइम बताने वाले वर्ड्स को मिक्स करने पर फ्यूचर कंटिन्यूस बन गया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे अपन, विल बी प्रीपेयरिंग। इस तरह से हमें विल बी और सेल बी के साथ में V1 में ING जोड़नी है। तो क्या बना अपने पास में, विल बी प्रिपेयरिंग। इस तरह से देखो, इनको याद रखेंगे और इनको याद रखकर इसको हम सही कर पाएंगे। अब हम मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज के साथ में आगे बढ़ते हैं।
हम इसे एक्सरसाइज से देखो, इनकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हमने ये सीखा है कि हमारे पास में, वापस रिपीट करता हूँ मेरी बात को, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो एडवर्ब्स होगी उनके साथ में यदि फ्यूचर बताने वाले वर्ड्स आए हुए हैं तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस मानेंगे। ये बात हमने सीख ली। अब देखो पहले सेंटेंस पर चलते हैं अपन। द स्टूडेंट्स स्टे इन द स्टडी STUDY, ये स्टडी यहाँ पर स्टडी इन द स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। अब यहाँ पर एट दिस टाइम लिखा हुआ है तो ये किसकी पहचान करवाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। टुमारो लिखा हुआ है, ये किसको बताएगा? इस फ्यूचर को। तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूस। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सेल बी या विल बी में से एक आएगा इन दोनों के साथ में, और V1 में ING प्लस करना है। अब यहाँ क्या स्टूडेंट्स हैं? द स्टूडेंट्स है तो सेल तो नहीं आएगा, विल बी और V1 में ING प्लस कर दो। क्लियर आंसर हो गया? तो यहाँ क्या करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सीधा सा इसका आंसर लिखता हूँ। इसका आंसर होगा विल बी स्टडिंग। ठीक है। अगले सेंटेंस चलते देखो अपन। आपको याद होगा हमने पास्ट परफेक्ट में और फास्ट कंटिन्यूस में एक चीज़ पढ़ी थी। मैं पास्ट कंटिन्यूस की बात करता हूँ, जब पहले से ही एक कार्य हो रहा हो और उसी के बीच में कोई दूसरा कार्य हो जाए तो पहले से जो हो रहा था उसको तो हम पास्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे, और जो बीच में आकर हो गया उसको हम किस में लिखेंगे? या बताओ? फास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो यहाँ क्या होता है, पहले से ही कोई कार्य हो रहा है, यानी पहले से ही कोई कार्य होने की उम्मीद है। जैसे सुनो, वो आएगा, यानी वो आता है, वो आएगा उस समय हम ये कर रहे होंगे, वो आएगा तब हम उस समय ये कर रहे होंगे। तो हम क्या करें? संभावना बता रहे हैं ना। तो जो पहले ऐसा कर रहे होंगे कि जो संभावना बता रहे हैं उसमें तो क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा। और जो वो आएगा उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब यहाँ समझो, देखो व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ आओगे, दे, समझ गए? जब तुम वहाँ आओगे, देखो वापस समझना, व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ आओगे, दे। अब इसमें क्या होगा? इस कार्य की होने की संभावना रहेगी, कंटिन्यू होने की, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में लिखा जाएगा। तो दे विल बी डूइंग, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इसका, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से आने की पूरी संभावना है। आई फॉर हर वेन सी रिटर्न्स होम, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर वेट वर्ब है तो वेट वर्ब को हमें यहाँ पर भरना है। वेन सी रिटर्न्स होम, जब वह घर आती हैं, यानी जब वह घर आएगी, जब वह घर आएगी तो आई विल बी वेटिंग फॉर हर, तो मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा होऊंगा। समझ में इस बात को? जो काम बीच में होगा उसमें तो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल, और जिसके हम लगातार होने की संभावना करेंगे उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस। तो यहाँ क्या करेंगे अपन? सेल बी, विल आई के साथ सेल आएगा, सेल बी वेटिंग। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं और हम गलती कर बैठते हैं, इसको ध्यान रखिए आप। वापस रिपीट करता हूँ, और आपको मैं एक और फॉर्मूला बताऊँगा, उसमें आपको याद रखना है। देखो, नोबडी ब्लैंक ऑन द ग्राउंड व्हेन ही कम्स टू सी मी, जब वो मुझसे मिलने आएगा उस समय क्या है? कोई भी ग्राउंड पर खेल नहीं रहा होगा। नोबडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? नोबडी के साथ में विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग। अब आपको इस बात को ऐसे याद रखिए, यदि सबऑर्डिनेट क्लोज, हम अभी चर्चा कर चुके हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, जिस क्लोज के आगे कुछ जुड़ जाए। अगर इस वाले पोर्शन में कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है। अभी के लिए आप याद रखना, आपको कन्फ्यूज नहीं करा मैं। अगर इसमें सिंपल प्रेजेंट है तो जो हमारी मेन क्लोज होगी या प्रिंसिपल क्लोज होगी, इसमें क्या होगा साहब? इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस,
इस बात को आप याद रखिए। देखो सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी हुई, ही कम्स टू सी मी, इसमें कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, तो इधर क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब शायद आप याद रख पाओगे, ये वेन से जुड़ी हुई है, जिस क्लोज के कुछ जुड़ जाएगा उसको सबऑर्डिनेट बोलेंगे। वेन सी रिटर्न्स होम, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो क्लोज है हमारी किस टेंस में लिखी गई है, प्रेजेंट सिंपल में, तो इसके आगे वाले जो क्लोज है उसको मेन क्लोज कहेंगे। मेन क्लोज कौन से टेंस में आएगी, फ्यूचर कंटिन्यूस में। अब इस यहाँ देखिए आप, वेन यू रीच देयर, ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज हैं क्योंकि इसमें कुछ जुड़ा हुआ है आगे, और तो ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में, तो ये कौन से में आएगी, बताइए कौन सी में आएगी, फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो इस तरह से देखो हमने इसको याद रखेंगे और आपने इस चीज़ को समझा। यहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है और हमारी हमसे गलती होने की संभावना भी ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा नोट करें और ध्यान रखिए इसी बात को। आपने देखो हम सब ने अभी फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस किया और आप सबने बहुत ध्यान से सुना और आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। आज की लाइव क्लास के ठीक बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा और उस लिंक में भी टेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। उस एक्सरसाइज को आप ओपन करें, ओपन करने के बाद सारे क्वेश्चन उनके आंसर दे। वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अभी केवल आपको एक मार्कशीट मिलेगी, आपका कितना स्कोर रहा और आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसका नोटिफिकेशन हमको मिलेगा। तो इस चीज़ को समझे और उस वहाँ से आपको सेल्फ टेस्ट हो सकता है आपका कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया। वहाँ पर पूरे टेंस से रिलेटेड है, तो पूरी तैयारी करके उसको आप सोल्व करें और आप हमारे साथ जुड़े रहते हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं। ये फ्री ऑफ एजुकेशन है। थैंक्स।